हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजी ट्यूट्स में। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई ने रिक्रूटमेंट निकाली है बहुत सी पोस्टों पे। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको फुल डिटेल मिलने वाली है कि कौन कौन सी पोस्टों पे रिक्रूटमेंट निकली है, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज पे आई है, क्या एक्सपीरियंस मांगा है, क्या फ्रेशर्स के लिए रिक्रूटमेंट है या नहीं है। एंड तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाना, ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो इस बार भी जो है एआईसीटीई का जो एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही कंडक्ट करवाएगी। इस बार एनटीए काफ़ी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, आपको पता होगा। ईपीएफओ भी अभी थोड़े दिन पहले निकला था, वो भी एनटीए कंडक्ट करवाने वाली है। पहले ये सिर्फ जेई मेंस एंड यूजीसी नेट वगैरह, जे एंड नीट वगैरह ही कंडक्ट करवाती थी, लेकिन अब ये बहुत से और भी एग्जाम कंडक्ट करवाने लगी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स है। तो 16 अप्रैल को जो है इसके फॉर्म निकल चुके हैं। 15 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एंड डेट का वेट बिल्कुल मत करना, आपको पता है साइट थोड़ी हैवी हो जाती है, तो आप अभी भर लेना। ऑलमोस्ट आपके पास पूरा पूरा आज से भी अगर काउंट करें तो 28 से 29 दिन है आपके पास, तो एंड डेट का वेट मत करना। अगर हम बात कर ले कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ की फ़ीस है। एससी एसटी एंड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये फ़ीस है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ फ़ी एप्लीकेशन होगी। अगर हम बात करें कि कहाँ जाके अप्लाई करोगे, तो आपको वही recruitment.nt.nic पे जाके अप्लाई करना है। अब तो अगर बहुत से बच्चे अप्लाई कर भी चुके हैं, जैसे बहुत से अभी एग्ज़ाम निकले हैं, तो एनटीए की वेबसाइट पे जाके आपको एक रिक्रूटमेंट का पोर्टल मिलता है। उस पे जैसे आप क्लिक करोगे, एक एडमिशन का पोर्टल होता है कि रिक्रूटमेंट का, तो रिक्रूटमेंट के पोर्टल पे जैसे आप क्लिक करोगे, तो वहाँ पे आपको जितनी भी वैकेंसीज होगी जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वहाँ पे आपको शो हो जाएगी। आपको उस पर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो अकाउंटेंट और जिसे हम ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट भी कहते हैं, उसकी टोटल 10 पोस्टें निकली है, ठीक है। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज एंड रिजर्व की 6 है, एससी की 1 है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की एक ही पोस्ट निकली है, डेट 2 पर्सन विद डिसेबिलिटी की निकली है, ठीक है। असिस्टेंट की 3 पोस्ट निकली है अनरिजर्व की, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 की 21 पोस्ट निकली, जिसमें अनरिजर्व की 10 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। लोअर डिवीजन क्लर्क की 11 पोस्ट है टोटल, जिसमें अनरिजर्व की 8 है, एससी की 1 है, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 1 है। अगर हम बात कर ले तो इसमें जो ये पहली पोस्टें हैं, जैसे अकाउंटेंट होगी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट हो गया, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो गया, असिस्टेंट हो गया, इसमें आपकी जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेकिन अगर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इसमें कोई आपका जो है एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो ये जितने भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। आगे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की भी, एज लिमिट की भी। अगर हम बात करें अकाउंटेंट स्लैश ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटेंट की, तो इसकी जो एज लिमिट है वो लोअर एज लिमिट कोई नहीं दी है, बट अपर एज लिमिट 35 ईयर्स की दी है। आगे एज रिलैक्सेशन की भी बात करेंगे। लेवल 6 की जॉब होने वाली है। 35,400 इसका बेसिक पे होने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने डिग्री इन कॉमर्स, मतलब बीकॉम एमकॉम कुछ भी हो सकती है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और बोली कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको। डिजायरेबल, आपको पता है ये तो बस मतलब वो होता है कि सोने पे सुहागा, तो आपको एसेंशियल ही फुलफिल करनी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करें, तो इसमें भी मिनिमम एज लिमिट नहीं दी है, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। पे लेवल 6 का होगा, ये भी 35,400 बेसिक पे होगा। मास्टर डिग्री बोली है या तो हिंदी या इंग्लिश में, विद हिंदी और इंग्लिश एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इन डिग्री, या आपकी बैचलर डिग्री भी हो सकती है हिंदी या इंग्लिश में, एंड वही हिंदी एंड इंग्लिश एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट इन डिग्री, ठीक है। तो ये आपकी है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस फील्ड में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सपीरियंस उनके लिए नहीं मांगा जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है। एक्सपीरियंस सिर्फ उन्हीं के लिए मांगा जिन्होंने बैचलर डिग्री कर रखी है, ठीक है। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वालों के लिए एक और फायदा हो गया फ्रेशर्स के लिए, लेकिन हाँ, मास्टर डिग्री होनी जरूरी है। हाँ, अगर मास्टर डिग्री नहीं की, सिर्फ बैचलर की है, तो आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। असिस्टेंट की बात करें, तो इसमें भी जो मिनिमम एज लिमिट है कुछ नहीं दे रखी, मैक्सिमम 35 ईयर्स है। ये भी लेवल 6 की जॉब होने वाली है। 35,400 आपका स्टार्टिंग बेसिक पे होने वाला है। डिग्री इसमें आपकी सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने बोला 6 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने, और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी मांगी है। तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा है। अब बात कर लेते हैं जो फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्हें कौन कौन सी भरनी है। आप ये भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पता है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
लेकिन बहुत से फ्रेशर सिर्फ ग्रेजुएशन करके जो आए होते हैं। तो इसमें देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 3 और लोड डिवीजन क्लर्क की दोनों की बात करें तो कोई लोअर एज लिमिट नहीं है। अपर एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स है। पे लेवल दोनों का 2 होने वाला है, जिसमें आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 होने वाली है, चाहे वो लोअर डिवीजन क्लर्क हो चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, साथ ही साथ इसमें आपका एक सर्टिफिकेट भी मांगे कंप्यूटर में, जैसे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होता है, बीसीसी सर्टिफिकेट होता है, तो कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का या तो आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वाले भी इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। नॉलेज इन हैंडलिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ 8,000 की डिप्रेशन पर आवर, तो ठीक है, इतनी आपकी स्पीड भी आपको फुलफिल होनी चाहिए कंप्यूटर पे। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसमें सिर्फ आपकी इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा, आपकी सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी है, ठीक है। और साथ ही साथ 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की स्पीड मांगी है, या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की स्पीड मांगी है, तो कोई भी एक हो सकती है। तो 30 वर्ड पर मिनट तो आपको पता है काफ़ी लीनियंट स्पीड है, ये कोई भी बच्चा जो आजकल के टाइम पे हर कोई टाइप करता है ये फ़ोन में या लैपटॉप पे, तो वो इतनी स्पीड जो है ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसमें कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा है आपका। तो ये दो जो पोस्ट है ये फ्रेशर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं इनका एग्ज़ाम कैसे होना है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न आएगा। तो देखिए हर एक जो पोस्ट है उसका जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होगा। आप देख सकते हैं, चाहे वो असिस्टेंट हो, चाहे वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो लोअर डिवीजन क्लर्क हो, और साथ ही 100 मिनट का होगा। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट ही मिल रहा है, ठीक है। 100 मिनट का आपका टेस्ट, यानी ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का आपका 1 घंटे 40 मिनट का आपका जो टेस्ट होगा, 1.5 घंटे के आसपास का। अगर हम बात कर ले कि क्या आपका सिलेबस है, तो देखिए आप एक चीज नोटिस करिए, जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, ये तो आपका सभी में ही आ रहा है, चाहे वो असिस्टेंट हो, चाहे वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे वो लोअर डिवीजन क्लर्क हो। जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो क्या आ रहा है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क का तो पूरा ही सेम है सिलेबस, इसमें बस एक्स्ट्रा आपको कंप्यूटर नॉलेज आ रही है। अगर हम अकाउंटेंट की बात करें तो इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, आपको कंप्यूटर नॉलेज के साथ साथ सर्विस रूल के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आरटीए के बारे में, आरटीए एक्ट के बारे में पूछे जाएंगे, अकाउंटेंसी इनकम टैक्स के बारे में पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑन बजटिंग एंड जनरल फाइनेंस। तो अकाउंटेंट की पोस्ट है तो आपको पता है अकाउंटेंसी, जनरल फाइनेंस, इन सबसे क्वेश्चन आएंगे, तो इसका भी एक आपको सेक्शन मिलेगा उसमें। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आएगा आपका, जिसमें आपको ट्रांसलेशन एबिलिटीज चेक की जाएगी, साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है तो ऑफकोर्स हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आपको आ सकता है। असिस्टेंट की बात करें तो इसमें सर्विस रूल, आरटीआई एक्ट, जीएफआर आपको आएगा, साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज आएगा, ठीक है। तो असिस्टेंट और अगर हम अकाउंटेंट की बात करें, काफ़ी हद तक सिलेबस मिलता है, बस अकाउंटेंट में गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑन बजटिंग एंड जनरल फाइनेंस एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ रहा है। तो आपने देखा जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज अगर हम देखें, करंट अफेयर देखें, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी देखिए, या कंप्यूटर नॉलेज देखिए, ऑलमोस्ट हर उसमें एग्जाम में पूछा जा रहा है। जो एक्स्ट्रा है वो है इसमें जो है गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑन बजटिंग एंड जनरल फाइनेंस, आरटीआई एक्ट पूछा जा रहा है, सर्विस रूल पूछा जा रहा है, असिस्टेंट में भी सर्विस रूल, आरटीआई एक्ट, जीएफआर पूछा जा रहा है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जा रहा, लोअर डिवीजन क्लर्क में भी कुछ नहीं पूछा जा रहा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में बस एक चीज एक्स्ट्रा है कि आपको हिंदी टू इंग्लिश जो है कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ सकता है, क्योंकि जो जॉब है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका कुछ सिलेबस होने वाला है या स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो 100 मार्क्स का जो है मतलब पेपर है, तो ऑलमोस्ट मान के चलते हैं कि 100 क्वेश्चन ही आएंगे इसमें। सॉरी, यहाँ पे लिखा भी है 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो 100 मार्क्स से मतलब हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का। 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/4 होने वाली है, ठीक है, जैसा मोस्टली हर एग्जाम में आपका देखा जाता है। तो ये आपका कुछ जो एग्जाम पैटर्न है वो हो गया। हाउ टू अप्लाई मैंने आपको बता दिया, recruitment.nta.nic.in पे जाना है आपको, रिक्रूटमेंट का वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको हर डिपार्टमेंट से जो भी रिक्रूटमेंट आ रखी होगी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की भी ऊपर बात होगी, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट की 1000 है, 600 है, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी, सॉरी एससी एसटी एंड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल के 1000 थी, एससी एसटी वीमेन कैंडिडेट्स के लिए 600 है, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फीस नहीं है। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो वही जनरल एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व कैटेगरी 10 ईयर्स, एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 15, एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए जो ओबीसी कैटेगरी का है उसके लिए 13 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का,
डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात कर लेते हैं आपके एग्जाम सेंटर्स की, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम सेंटर बड़े लिमिटेड हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हर सिटी हर जैसे बहुत से एग्जाम्स होते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, कि आपके हर सिटी में ही ऑलमोस्ट एग्जाम हो रहा है। एक स्टेट में काफ़ी सिटीज़ में एग्जाम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोटल 19 सेंटर्स हैं जो आपको दिए गए हैं। जैसे गुजरात में जो आपका सेंटर बनेगा वो सिर्फ अहमदाबाद बनेगा, कर्नाटका में आपका सिर्फ बेंगलुरु बनेगा, मध्य प्रदेश में भोपाल, उड़ीसा में भुवनेश्वर, चंडीगढ़ में आपका चंडीगढ़ ही सेंटर बनेगा, तमिलनाडु में चेन्नई, उत्तराखंड में आपका देहरादून बनने वाला है, दिल्ली में दिल्ली या दिल्ली एनसीआर, असम में आपका गुवाहाटी बनने वाला है, तेलंगाना में हैदराबाद, राजस्थान में जयपुर, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ आपका सेंटर बनेगा, महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई, बिहार की बात करें तो पटना, झारखंड की बात करें तो रांची, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर एंड अगर केरला की बात करें तो तिरुवनंतपुरम। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे 2 सेंटर आपको देखने को मिल रहा है, एक जम्मू एंड श्रीनगर, ठीक है। बाकी जो जितनी भी स्टेट है या यूटीज हैं उनमें एक ही सेंटर है जो उनके मेन या तो कैपिटल है या जो उनकी मेन सिटीज हैं जो जिनसे वो जाने जाते हैं। तो ये थी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड हाँ, शेयर भी कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।